तो दिखाएंगे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की किस बैरक में रखा गया और कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कैसी है सरकार की तैयारी और प्रेमवदा सिंह ने क्यों दिया इस्तीफा और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कहां का नामांकन हुआ है। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जिसके नाम से पूर्वांचल कांपता था, जिसका सिक्का राजधानी लखनऊ में भी चलता था, जिसके काफिले के निकलने पर ट्रैफिक रुक जाता था, जिसका खौफ सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि 2-4 राज्यों तक था। पूर्वांचल का वो डॉन मुख्तार अंसारी एक बार फिर यूपी की सलाखों के पीछे है। यूपी पुलिस मुख्तार को रोपड़ जेल से बांदा जेल तक लेकर आई है और अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में रहेगा। बैरक नंबर 16, माफिया का नया पता। बांदा जेल में रहेगा मुख्तार अंसारी। जेल में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम। जेल भेजने से पहले हुआ मेडिकल परीक्षण। पूरी तरह से फिट है मुख्तार अंसारी। 12 अप्रैल को लखनऊ में मुख्तार की पेशी। 24 घंटे कैमरे की निगरानी रहेगी। जेल सीसीटीवी कैमरों से लैस। करीब 2 साल पंजाब की जेल में बिताने के बाद बहुजन समाज पार्टी के विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया है। इस बीच लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को अभियुक्त मुख्तार अंसारी को साल 2000 में जेलर और डिप्टी जेलर पर हमला करने, जेल में पथराव और जनमाल की धमकी देने के मामले में आरोप तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि उनकी जान को खतरा है। तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, सुरक्षित बांदा आए कि नहीं आए। वो आशंका करना उनका स्वविवेक है, उस पर हम मना नहीं कर सकते, वो जो भी सोचें। लेकिन सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो लोग कानून को अपने जेब में रखने का घमंड करते थे, कानून को अपने मुट्ठी में समझते थे, कानून से मजाक करते थे, आज उनकी उत्तर प्रदेश में वापसी हो चुकी है। निष्पक्ष तरीके से कानून अपना काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ माफिया अपने ऊपर से मुकदमे हटा लें सरकार में रहते हुए, दूसरे माफिया उनके पास रोज बैठें, जेल में जाएं, इनाम भी घोषित बना रहे, जेल से जमानत करा के अपने घर चले जाएं और इस लापरवाही के लिए किसी पर कार्रवाई भी न हो। तो सरकार को कानून सबके लिए बराबर है, सबके ऊपर लागू करना चाहिए। न्यायालय को अपना काम करना है और न्यायालय के निर्देश पर किसी को किसी जेल में रखना और स्थानांतरण करना, ये सब प्रक्रिया न्यायालय के अधीन होता है। न्यायालय को अपना काम करना चाहिए, करने देना चाहिए और किसी तरह की टिप्पणी न्यायालय पर नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े माफिया डॉन तो सरकार ही है। सरकार से बड़ा कौन सा माफिया है, कौन सा डॉन? जिसे चाहते हैं घर से उठाते हैं, कह देते हैं पिस्टल छीन के भाग रहा था, उसे मार देते हैं। ये तो दुकानदार हैं, ना ये हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम 8 बार अंसारी को लेने पंजाब गई, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर दिया।
पंजाब पुलिस डॉक्टर की सलाह का हवाला देती रही कि अंसारी को डिप्रेशन, शुगर, रीढ़ की बीमारियां हैं। हैरत की बात तो ये है कि व्हील चेयर पर बीमार दिखने वाला मुख्तार अंसारी बांदा जेल में दाखिल होते ही टहलते हुए अंदर किया। जेलर ने यहाँ बताया कि मुख्तार सामान्य कैदियों की तरह ही रहेगा। बता दें कि 26 महीने बाद मुख्तार की पंजाब से उत्तर प्रदेश वापसी हुई है। अब एक बार फिर मुख्तार यूपी की जेल में है और अब मुख्तार पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी सुनवाई तेजी से हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो यूपी में भी हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। देश में कई जिलों में सख्ती बढ़ रही है और ऐसे में कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 631 मरीजों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 8 लाख के पार। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। बात अगर यूपी की करें तो यूपी में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। लखनऊ में केजीएमयू के 40 डॉक्टरों के संक्रमित मिलने के बाद हजरतगंज स्थित एक्सिस बैंक में 11 कर्मी भी संक्रमित मिले। वहीं लखनऊ में केजीएमयू लोहिया में मरीजों की भरमार दिख रही है। यहां पर बिना डॉक्टर के रेकमेंड किए कोविड जांच नहीं हो रही है। सिविल का आलम यह है कि सुबह टोकन लेने पर जांच का नंबर दोपहर 3 बजे के बाद आ रहा है। राजधानी लखनऊ को हिलाकर रख दिया है और एक दिन में 1100 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों के हालात बदहाल हो चुके हैं। सिविल अस्पताल हो या लोहिया अस्पताल, यहाँ पर कोविड की जांच, कैंसर की जांच कराने से भी ज़्यादा कठिन हो गई है, टफ हो गई है। कहना ये गलत नहीं होगा कि कोविड के मरीज अगर सुबह आते हैं तो पहले उनको जो है टोकन लेना पड़ेगा और किसी न किसी डॉक्टर या ईएमओ या एसीएमओ से जो अस्पताल के हैं उनसे रिकमेंड कराना पड़ेगा। रिकमेंड कराने के बाद फिर उनकी जांच जो है 3 बजे शुरू की जाएगी। तो अगर सुबह आपने पर्चा नहीं बनाया तो शाम को 3 बजे जो कोविड की जांच होनी है वो आपकी जांच नहीं हो पाएगी। बढ़ता जा रहा है ये है कि लोगों ने कोविड के नियमों को जो बताए गए थे उनका पालन नहीं किया, एक कारण तो वो, और दूसरा ये जो इस समय टेम्परेचर और वायुमंडल का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इस वायरस के लिए ज़्यादा उपयोगी, उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है, इसलिए भी केसेस बढ़ सकते हैं या बढ़े हैं। बीएसपी के सांसद मलूक नगर का कहना है कि कोरोना को लेकर यूपी में भयंकर लापरवाही दिख रही है। कोरोना तो है, ये तो सब सच है, लेकिन जहां रैलियां हो रही हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां जरूर कुछ ना कुछ प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को सोचना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कराएं या सारे तरीके अपनाएं, नहीं तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। हालांकि यूपी में ही एक दिन में 5 लाख वैक्सीन डोज लगाने का इतिहास भी रचा गया है। सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि मास्क जरूर लगाएं। वैक्सीनेशन को द्रुतिगत से करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। ये सरकार तो अभी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। अब चुनाव से फुर्सत मिले तब तो देश की जनता के जान जीवन की रक्षा कर सके। पूरे देश में चुनाव करा दो तो कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव है, केरल में कोरोना नहीं, बंगाल में कोरोना नहीं, आसाम में कोरोना नहीं, अगर कोरोना को भगाना है तो पूरे देश में मध्यावधि चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाएगा। इस बार हमने देखा कि यंग पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, तो प्रेग्नेंट फीमेल, बच्चे और ये यंग अडल्ट, ये जो चेंज हुआ है प्रोफाइल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हमने काफ़ी तैयारी की है। बेड्स भी दिल्ली सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने हमें आदेश दिया है, तो हमने 1000 बेड हमने बढ़ा दिए हैं। अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। नाउ पेशेंट का सर्ज इतना ज़्यादा है कि हमारे ऑलमोस्ट बेड फुल हैं।
और अभी भी हमारे पास वेटिंग में इमरजेंसी में पेशेंट्स हैं, हमारे पास कॉल्स बढ़ गई हैं बेड की रिक्वायरमेंट के लिए, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोग काफ़ी आ रहे हैं, हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी भी ओवरलोडेड हो गई है। हम सभी को समझना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्टिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मास्क लगाने में लापरवाही भारी पड़ेगी। टेस्टिंग को और तेज करना होगा। वैक्सीन लगवाने के लिए खुद आगे आएं। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लें। बेवजह बाहर निकलने की आदत छोड़ें। गर्म पानी और काढ़ा जरूर पिए। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखें। गाजियाबाद में 10 मई तक धारा 144 लागू है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों के लिए आदेश जारी करके बताया है कि सभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घरों, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और पार्क में अब टोकन के जरिए ही एंट्री मिलेगी। साथ ही इन जगहों पर क्षमता के हिसाब से ही लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। यानी जितनी बड़ी जगह वहाँ उतने ही लोग। ऐसी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। गाजियाबाद में 1,86,511 की संख्या में वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा चुकी है और रजिस्ट्रेशन, अगर कोई प्री रजिस्ट्रेशन में आता है तो प्री रजिस्ट्रेशन में आधे घंटे और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट के अंतर्गत उसका नंबर आ जाता है और उसको वैक्सीन की सुविधा हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। IIT कानपुर की एक रिसर्च की माने तो यूपी में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोरोना अपने पीक पर होगा और लगभग 10,000 केस हर रोज सामने आएंगे। इसलिए लोगों को सतर्क रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रतापगढ़ में विधायक धीरज ओझा जमीन पर क्यों लोटपोट हो गए और क्यों उन्होंने कप्तान पर पीटने का आरोप लगाया, देखिए इस रिपोर्ट में। कप्तान ने मुझको बहुत मारा, कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत। प्रतापगढ़ में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां बीजेपी विधायक और एसपी में मारपीट का मसला सामने आया है। मैं इसको सही बात कर रहा हूँ, कप्तान कह रहा गोली मार देंगे, मुझको गोली मारे कप्तान। विधायक धीरज ओझा ने आरोप लगाया है कि एसपी आकाश तोमर ने उनकी पिटाई की है। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा, मोर फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। यहाँ का पुलिस अधीक्षक ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, ये मार डालेगा मुझको। विधायक जी ने डीएम ऑफिस में हंगामा भी किया और वहीं लोटपोट हो गए। विधायक ने तो एसपी पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। डीएम ऑफिस से विधायक जी फटे हाल बाहर निकले। मुझको बहुत मारा, कप्तान ने मार दिया मुझको। विधायक जी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए डीएम ऑफिस में धरना दे रहे थे, जहां से वो फटे कपड़ों में बाहर निकले। प्रशासन के खिलाफ, मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बैठा हूँ। मैं प्रशासन सरकार तो कह नहीं काम, मैं बात कर लिया हूँ अध्यक्ष से, मैं सबसे बात करके बैठा हूँ। मैं अपने संगठन में बात करके बैठता हूँ। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई में गलत किया हूँ। एडीएम साहब करो, मैं घर कब्जा किया हूँ, कार्रवाई करिए। मैं भूमि कब्जा किया हूँ, कार्रवाई करिए। ये बहुत ही गलत है। मतलब एक निर्वाचित विधायक को अगर मारा जा रहा है और वो कपड़ा उतार के, बेचारा, मैं तो बड़ी दयनीय दशा उनकी मैंने देखी कि कपड़ा उतार के सड़क पे लेट के रो रहे हैं कि भाई हमको एसपी ने मार दिया। तो जिस राज्य में निर्वाचित विधायकों को पुलिस वाले मार पीट रहे हैं, वहां पे जनता का क्या हाल होगा। 200 से ज्यादा विधायक इसी सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठे थे और कहीं ना कहीं एक बड़ा असंतोष है विधायकों के मन में कि राज्य सरकार में उनकी कुछ भी नहीं चल रही है, उनको खुद पीटा जा रहा है। विधायक जी जमीन पर ही लौटने लगे और एसपी के खिलाफ आरोप लगाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा, मोर फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। यहाँ का पुलिस अधीक्षक ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, ये मार डालेगा मुझको।
यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होना है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव के महासमर में दूसरे चरण के नामांकन का भी आगाज हो गया है। लखनऊ, गोंडा, नोएडा, अमरोहा, ललितपुर में नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। लखनऊ में जिला पंचायत के दफ्तर में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन हुआ। लखनऊ में जिला पंचायत के 25 वार्ड हैं। प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर भेजा गया। के इस ज़िला पंचायत ऑफिस में आपको देख सकते हैं कि डीडीसी यानी ज़िला पंचायत सदस्य के लिए लोग अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं और इसके लिए ख़ास इंतज़ाम भी किया गया है। सबसे पहले जो मेन गेट है, आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर पहले लोगों की जाँच की जा रही है। जो प्रत्याशी आ रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद 5 काउंटर बनाए गए हैं। 25 वार्ड है लखनऊ के ज़िला पंचायत में और हर वार्ड पे 5 टेबल बनाया गया है। तो सभी जगहों पे लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं और अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नोएडा में भी 5 जिला पंचायत वार्ड और 88 ग्राम पंचायतों का नामांकन हुआ। नामांकन का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहेगा। आज से जिला पंचायत की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो वहीं जिला कलेक्ट्रेट पे भारी पुलिस बल तैनात करके एक एक चीज़ों को देखा जा रहा है और जो नामांकन स्थल है वहाँ पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं ये नामांकन जो स्थल है वहाँ जाने के लिए है। यहाँ पर बाकायदा जो है बैरिकेडिंग लगी है। यहाँ पर बाकायदा चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से अंदर कोई जा सकेगा। जो कच्छ संख्या है 113, यहाँ पर जो प्रक्रिया है नामांकन की वो भरी जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त है। जो लोग नामांकन कराने आए हैं वो भी अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गोंडा में भी आज और गुरुवार को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होगा। 16 ब्लॉकों में प्रधान और बीडीसी के लिए नामांकन की शुरुआत हुई है। अमरोहा में नामांकन के दौरान तहसीलदार और आरओ के बीच कहासुनी हो गई। ये मामला हसनपुर ब्लॉक का है। ललितपुर में नामांकन की शुरुआत हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। पंचायत चुनाव की रणफेरी बस से ही आज 7 और 8 तारीख को जो नामांकन प्रक्रिया है वह ललितपुर में शुरू की गई है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में जो जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं वह कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन करेंगे। तो वहीं जो प्रधानी और बीडीसी सदस्य के जो मेंबर्स हैं वह ब्लॉकों पर अपना नामांकन प्रक्रिया करेंगे। नामांकन के साथ ही दूसरे चरण वाले जिलों में चुनावी प्रचार की भी शुरुआत हो गई है। सभी प्रत्याशियों को कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तहसीलदार नहीं आएगा बिल्कुल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। अष्टेलारल कैप्सूल जो है यूरिन